वायुसेना के बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद में हुआ घोटाला मामले में शक की सुई रॉबर्ट वाड्रा की तरफ इशारा करने लगी है। पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे कई मामलों में फंसे रॉबर्ट वाड्रा के लिए ये नई मुसीबत उनके करीबी संजय भंडारी के रास्ते आई है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने दिल्ली, मुंबई, नोएडा सहित करीब 14 लोकेशंस पर छापेमारी की। दरअसल ये मामला एयरफोर्स के बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीदारी से जुड़े फर्जीवाड़े और उसकी कीमत में हुई अनियमितता से जुड़ा हुआ है। इस डील के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड सहित उसके कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी डील मामले में सीबीआई ने हाल ही में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में करीब 339 करोड़ रुपए की रिश्वत दिए और प्राप्त करने का मामला है। इसी एफआईआर में चर्चित डीलर संजय भंडारी सहित कई संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाल में ईडी को प्राप्त हुई थीं, जिसके बाद ईडी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। साल 2008-2009 के दौरान यानी कांग्रेस के शासनकाल में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। लिहाजा इस मामले में राजनीतिक घरानों से भी इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जांच एजेंसी को ऐसा लगता है इस मामले में कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने प्रभाव और पद पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ प्राइवेट लोगों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डीलर्स को फायदा पहुंचाया है। लिहाजा इसी मामले में तफ्तीश की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये कंपनी स्विट्जरलैंड की है, लिहाजा इस मामले में स्विट्जरलैंड की इस कंपनी सहित भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने भी मामला दर्ज किया था। रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी के तौर पर कहीं भी नामजद नहीं किया गया है, लेकिन जांच के दौरान ये जरूर पाया गया कि संजय भंडारी ने इस मामले में करोड़ों रुपए की घूस की रकम कई सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक घरानों से जुड़े कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए संजय भंडारी के करीबी मित्र रहे रॉबर्ट वाड्रा के साथ कनेक्शन मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। इस मामले में पहले हुई तफ्तीश के दौरान लंदन वाली प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसका संबंध संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में कार्यरत कुछ लोगों के साथ लगातार संपर्क तफ्तीश का मामला है। पैसों के लेन देन का सीबीआई और ईडी के लिए जांच का मुख्य मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ईडी की टीम ये जानना चाहती है कि घूस की रकम का बंदरबांट कैसे हुआ और किन किन आरोपियों को इसका फायदा हुआ। क्या इसी रिश्वत के पैसों से लंदन वाली प्रॉपर्टी खरीदी गई थी या नहीं, ये भी जांच का मसला है। इस मामले में ईडी की टीम कई आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। हालांकि मुख्य आरोपी संजय भंडारी देश से फरार है, लेकिन उसके खिलाफ कई मामलों की पड़ताल सीबीआई और ईडी में चल रही है। राजस्थान के बदलते सियासी हालात को देखते हुए बीजेपी ने अपना प्लान बी लागू कर दिया है। बीजेपी ने इस काम की शुरुआत वागड़ के साथ ही सिरोही और जालौर के 1 दर्जन विधायकों को गुजरात शिफ्ट करते हुए की और पार्टी ने विधायकों को 3 कैटेगरी में बांटकर अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इस पूरे काम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौर लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमारी कमीज दूसरी पार्टी से ज्यादा उजली बताने की होड़ कर रही कांग्रेस बीजेपी में अब विधायकों की बाड़ेबंदी का खेल खुलकर दिखने लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कांग्रेस के घर को शीशे का बताते हुए दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकने की नसीहत देते हुए दिखे, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद बीजेपी का घर भी किसी का नजर आने लगा। दरअसल अब तक कांग्रेस पर विधायकों की बाड़ेबंदी और खुद के ही विधायकों को डराने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने वाली बीजेपी ने भी अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके संकेत पुनिया पहले ही दे चुके थे। पुनिया ने कहा कि हमारा अपने विधायकों से संपर्क जरूरी है। कांग्रेस जिस तरह की हल्की राजनीति पर उतर आई है, उसे देखते हुए लगता है कि वे कोई भी हरकत कर सकते हैं। ऐसे में अलर्ट रहना हमारे लिए भी जरूरी है। दरअसल कांग्रेस की राजनीति को चित करने के लिए बीजेपी ने कुछ अलग तरीके से काम करने की कोशिश की है।
पार्टी ने विधायकों को अपनी निगरानी में तो रखा, लेकिन बाड़ेबंदी की बजाय परिवार मिलन और घूमने फिरने का नाम दिया जा रहा है। पहले चरण में बीजेपी ने उदयपुर और वागड़ के कुछ विधायकों के साथ ही सिरोही के 2 और जालौर के 1 विधायक को गुजरात के अहमदाबाद रवाना कर दिया। बीजेपी के ये विधायक सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और अगले 2-3 दिन वहीं रहेंगे। विधायकों की इस तरह से शिफ्टिंग दरअसल बीजेपी के प्लान बी के तहत हुई। पार्टी ने पहले सभी विधायकों को एक साथ बुलाने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन कुछ विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से बात करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने सरकार के प्रति समर्थन जताने के नाम पर उनसे संपर्क किया है। बीजेपी को भी इस तरह की कोशिशों का अंदेशा था, लिहाजा विधायकों से इसकी पुष्टि होते ही पार्टी ने प्लान बी क्रियान्वित करना शुरू कर दिया और तकरीबन 1 दर्जन विधायकों को सुरक्षित माने जाने वाले पड़ोसी राज्य गुजरात में शिफ्ट कर दिया। दरअसल 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार की तरफ से संभावित शक्ति परीक्षण के मद्देनजर बीजेपी अपने खेमे को पुख्ता कर लेना चाहती है। इसके लिए पिछले कुछ दिनों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उनका कोर ग्रुप लगातार एक्सरसाइज कर रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी में चल रही इस एक्सरसाइज पर पार्टी की खेमेबाजी का असर भी दिखा। यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी रणनीतिक बैठकों से वसुंधरा राजे के प्रति समर्पण भाव रखने वाले विधायकों को पूरी तरह से दूर रखा है। पिछले दिनों राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बयान जारी करके अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल से तो पार्टी ने इस मामले पर अभी तक एक बार भी चर्चा नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा सत्र से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी और सहयोगी आरएलपी के सभी विधायक एकजुट होकर एक साथ ही जयपुर शहर के किसी बड़े रिजॉर्ट में रुकेंगे। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस में जिस तरह के माहौल की जरूरत है वो फिलहाल नहीं है। इसलिए मानकर चलिए कि सोनिया गांधी अगले कुछ सालों तक बनी रहेंगी। राहुल और प्रियंका जिस तरह से सबको हाँक रहे हैं वो सब ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब कि कांग्रेस के नजदीकी भविष्य में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। न नेतृत्व, न देश के ज्वलंत मुद्दों पर स्टैंड और न ही चुनावों के प्रति रवैया। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया से लेकर राहुल गांधी की डिजिटल रैली तक ऐसी तेज रफ्तार गाड़ी पर सवार नजर आई है जिसका ब्रेक फेल हो गया है। लेकिन दिलचस्प ये है कि नेतृत्व तो इससे पूरी तरह से बेखबर है। बिहार चुनाव की तैयारी कर रही कांग्रेस राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में भूमि पूजन से बने माहौल में अपनी सेक्युलर छवि पर सॉफ्ट हिंदुत्व को तरजीह देने लगी है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस नेतृत्व पार्टी की विचारधारा को लेकर असमंजस में है? अयोध्या में भूमि पूजन से पहले कांग्रेस की तरफ से मुख्य तौर पर 3 तरह की बातें सामने आई हैं। एक, कमलनाथ का भगवाधारी होकर राम मंदिर निर्माण के श्रेय में राजीव गांधी के नाम पर हिस्सेदारी बताना। दूसरी, प्रियंका गांधी का सब में राम, सबके राम बोलकर अयोध्या से कनेक्ट होने की कोशिश करना। और तीसरी, राहुल गांधी का राम का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेम, करुणा और न्याय पर नसीहत देना। आखिर कांग्रेस को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर कांग्रेस को ये क्यों नहीं समझ आता कि ये सब करने के बाद भी पार्टी से निराश और नाराज लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? आखिर कांग्रेस क्यों कभी कभार खुद को बीजेपी जैसा पेश करने की कोशिश करती है? अगर सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी साबित कर दिया गया है, तो पार्टी को कट्टर हिंदुत्व की रेस में झोंकने की जरूरत ही क्यों लगती है? जब लोगों के मन में ये धारणा मजबूती से बस चुकी हो कि कट्टर हिंदुत्व समर्थक बीजेपी ही अकेली पार्टी है, तो कांग्रेस को उसके बगल में खड़ा होकर खुद को भी उसके जैसा दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? असल बात तो ये है कि कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या हिंदुत्व की राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की राजनीति से मुकाबला है। कांग्रेस का नेतृत्व इस मामले पर बार बार चूक रहा है। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व से जो गलतियां हुई वे आज भी रुक नहीं रही हैं। पुलवामा हमले के चलते नई कांग्रेस महासचिव बनी प्रियंका गांधी बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर लखनऊ से दिल्ली लौट गईं।
और राहुल गांधी भी कुछ दिनों तक मोदी सरकार पर सवाल उठाने से परहेज करते रहे। तभी विपक्षी नेताओं की एक मीटिंग हुई और ममता बनर्जी के दबाव में राहुल गांधी को मीडिया के सामने आकर संयुक्त विपक्ष का बयान पढ़ना पड़ा। जरा भी देर नहीं लगी और बीजेपी की तरफ से बताया जाने लगा कि कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष देश विरोधी हरकतें करने लगा है, जिस पर पाकिस्तान में बहस हो रही है। बात भी सही है, राहुल गांधी चीन को लेकर तो मोदी सरकार पर आक्रामक हैं, लेकिन पाकिस्तान के नए नक्शे पर कोई बयान नहीं आया। बीजेपी उसी बात को मुद्दा बना रही है और राजनीति एक बार फिर उसी लाइन पर बढ़ रही है जिस तरह का हाल आम चुनाव में देखने को मिला था। कट्टर हिंदुत्व के मुकाबले में सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ कांग्रेस नेता मैदान में खड़े होने की कोशिश करते ही क्यों हैं? क्या कांग्रेस को सेक्युलरिज्म पर से भरोसा उठ गया है? हिंदुत्व की राजनीति में कांग्रेस नेताओं के कूदने के बाद केरल से 2 टिप्पणियां आईं। एक तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की है और दूसरी कांग्रेस के भीतर से ही। केरल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद टीएन प्रतापन ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस के ताजा रुख पर सवाल उठाए हैं। टीएन प्रतापन की सलाह है कि कांग्रेस को अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे भागने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा भारत को महान देश बनाने में बहुलतावादी विरासत को संजो कर रखने का काम किया। साफ है कि कांग्रेस के भीतर भी और बाहर भी उसकी सेक्युलर छवि को लेकर द्वंद्व और संदेह की स्थिति पैदा होने लगी है। कांग्रेस नेतृत्व को अगर लगता है कि लोग उसे मुस्लिम पार्टी जैसा समझते हैं, तो उसे हिंदू पार्टी बनने का शौक क्यों पैदा हो जाता है? अरविंद केजरीवाल जैसी नई पार्टी वाले नेताओं के लिए राजनीतिक लाइन बदलना मुश्किल नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के लिए तो विचारधारा से समझौता करना खुदकुशी करने जैसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राम मंदिर के भूमि पूजन का स्वागत करने वाले दिग्विजय सिंह को उनके ही छोटे भाई ने आईना दिखा दिया। लक्ष्मण सिंह ने सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं बल्कि कमलनाथ पर भी निशाना साधा और पार्टी को नसीहत दी कि उसको भगवाकरण से बचना चाहिए। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन और उसके पहले दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त को अशुभ बताया था, लेकिन राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया था। इसी तरह कमलनाथ ने पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के नाते सभी कार्यकर्ताओं को भूमि पूजन के एक दिन पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा था। भूमि पूजन के दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भगवान राम की एक बड़ी तस्वीर विद्युत साज सज्जा बैंड बाजों के साथ खुशी मनाई गई थी। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के मौके पर कांग्रेस के आयोजन और भगवाकरण को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी विरोध के स्वर फूटे हैं। दिग्विजय सिंह के अनुज और विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस को भगवाकरण से बचना चाहिए। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और उनकी अपनी गांधीवादी विचारधारा है। भगवा तब पहने जब पूजा कर रहे हों या यज्ञ में बैठे हों, जब महाकाल या अयोध्या में रामचंद्र के दर्शन करने हों या मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन करने जाएं। लेकिन जब जनता के बीच जाएं तो पहनावा पार्टी की सोच के अनुरूप ही होना चाहिए। इसके पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के राम मंदिर निर्माण पर उठाए गए कदम को लेकर केरल से सांसद प्रतापन ने सोनिया गांधी के समक्ष आपत्ति जताई। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करने और विवादित ढांचे को ढहाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और बाहुल्यवादी है, लेकिन हमें उस हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो बीजेपी और आरएसएस का है। उन्होंने पत्र में लिखा कि अदालत ने राम मंदिर के फैसले में नफरत की राजनीति के अंत की उम्मीद जताई थी, लेकिन ये तो लगातार बनी हुई है। राजस्थान में अब न तो विधायकों की खरीद फरोख्त का कोई मामला बचा है और न ही राजद्रोह का। अशोक गहलोत ने एसओजी की तरफ से दर्ज किए गए तीनों एफआईआर वापस ले लिए। मतलब ये कि सब गहलोत की सोची समझी सियासी चाल थी, जिसके सहारे उन्होंने पहले सचिन पायलट को निपटाया और फिर बीजेपी को बदनाम किया। यहां तक कि अमित शाह तक पर गहलोत ने आरोप लगा दिए थे। ये वही अशोक गहलोत हैं जो विधायकों का बाजार भाव अक्सर बताया करते थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। कांग्रेस विधायकों, बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों तक पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाना
सब महज एक ड्रामा था। यहां तक कि मुख्य सचेतक के जरिए राजद्रोह की धाराओं में पुलिस केस तक कर दिया गया। सरकार के दबाव में एसओजी ने भी पुरजोर कोशिशें की। विधायकों की धरपकड़ उनके वॉइस सैंपल के लिए हरियाणा तक पहुंची, लेकिन आखिर 28 दिन बाद राजद्रोह के इस केस की हवा फुस हो गई। एसओजी ने 28 दिन बाद मामला खत्म करते हुए एफआईआर लगा दी। अब न राजद्रोह का केस रहा, न एसओजी की जांच। एसओजी में पहला केस 10 जुलाई को दर्ज हुआ। इस मामले में मोबाइल नंबर सर्विलांस के बाद व्यावर निवासी बीजेपी से जुड़े नेता भरत मालानी और उदयपुर निवासी अशोक सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसी केस में पायलट गुट के विधायकों समेत 16 को नोटिस जारी करते हुए इसके जरिए सरकार ने बागी विधायकों पर शिकंजा कसने की कोशिश की और बीजेपी पर भी साजिश के आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई का दबाव बनाया। 17 जुलाई को एसओजी सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार को गिराने की साजिश रचना बताया गया। महेश जोशी ने पेन ड्राइव में भंवरलाल शर्मा, संजय जैन और गजेंद्र सिंह की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी दी थी। इसके बाद एसओजी ने आईपीसी 124A और 120B में गजेंद्र सिंह और संजय जैन के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया। एसओजी के एडीजी अशोक राठौर ने इस मामले में कहा कि जब कोई फरियादी आता है तो सबसे पहले कानूनन उसकी एफआईआर दर्ज होती है। फरियादी के आरोप सही हैं या मामला सही है या गलत, इसका पता तो अनुसंधान के बाद ही चल पाता है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में राजस्थान पुलिस की एसओजी ने 5 दिन पहले ही अपनी जांच बंद कर दी थी और पूरा मामला एसीबी को सौंप दिया गया था। इस मामले में बुधवार को ही कोर्ट और एसओजी से फाइलें भी एसीबी को दे दी गईं। अब एसीबी धारा 7 और 7A भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 में जांच आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।